जीवन वीथिका की अगली कड़ी में मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके सामने हूँ। ये पॉडकास्ट फेसबुक और यूट्यूब के दोनों चैनलों पर मौजूद रहेगा। पिछली कड़ी में मैंने बताया था कि मैं 1973 के जून महीने में इलाहाबाद पहुँचा। विश्वविद्यालय में एमएससी में एडमिशन लेना था। मैंने फॉर्म भर दिया एमएससी केमिस्ट्री के लिए, एमएससी फिजिक्स के लिए और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में मोतीलाल नेहरू से। ये फॉर्म मैंने भर दिए और भरकर मैं इलाहाबाद से घर वापस आ गया। घर यानी इटावा ज़िले में भरथना तहसील है, गांव बिल्कुल नहीं है, एक तहसील है, यानी एक छोटा शहर कह सकते हैं। मैंने बचपन में गांव के दर्शन नहीं किए। मेरा बचपन ग्रामीण परिवेश से महरूम रहा है। मुझे वे सब बातें मेरी यादों में नहीं हैं जो गांव में हुआ करती हैं। खेत खलिहान, गांव के कच्ची मिट्टी के घर, ठंडी हवा, बयार चलती हुई, उड़ती हुई धूल, ये सब मेरे बचपन की मेमोरीज़ में नहीं हैं, क्योंकि मैं भरथना में रहा। मेरा बचपन भरथना में बीता। पक्का मकान था मेरा, 3 मंजिल मकान था और तीसरी मंजिल पर मेरे लिए एक कमरा पढ़ने के लिए बना हुआ था और एक टिन शेड था। उसी छत पर हम लोग सोते थे। छोटा सा परिवार था। मैं, मेरा छोटा भाई जो मुझसे 9 साल छोटा है, माता पिता, बस। घर में कभी कभी माता जी की सहायता के लिए, कभी कभी क्या बल्कि ज़्यादातर कोई ना कोई बहू या बेटी रहा करती थी रिश्तेदारी में से। बहुत से लोग उस ज़माने में अपनी बेटियों को और बहुओं को घर के मैनर्स सीखने के लिए, परिवार सीखने के लिए, परिवार की परंपराएं सीखने के लिए रिश्तेदारियों में भेज दिया करते थे। अब ये सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है। तो मेरे घर में मेरी बुआ की बहू बहुत समय तक रही हैं, मेरी मौसी की बहू बहुत समय तक रही हैं, एक मौसी की बेटी भी बहुत समय तक रही हैं। तो ये सब दीदियाँ या भाभियाँ मेरे घर में रहती थीं। तो छत पर जब बारिश आ जाती थी तो टिन शेड में हम लोग अपनी चारपाइयाँ खिसका लिया करते थे और ऊपर से बूंदें पड़ती हुई झरझर झरझर की आवाज़ आती थी तेज़ी से। ठंडी ठंडी हवा चलती थी। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थीं टिन शेड में, तिरपाल लगे हुए थे उनमें। तो ये बड़ा ही सुंदर दृश्य मैंने अपने बचपन में देखा है। खैर, भरथना एक कस्बा है जिसमें शहरी तर्ज पर दुकानें थीं, ग्रामीण तर्ज पर बिल्कुल दुकानें नहीं थीं। सारी दुकानें बहुत अच्छे ढंग से बनी हुई थीं। भरथना एक्चुअली एक अमीरों का शहर है, क्योंकि वहाँ धान मिल बहुत हैं। धान यानी पैडी, चावल जिससे निकलता है। तो चावल पर पॉलिश करने वाले, धान को कूट कर चावल बनाने वाले, धान की प्रोसेसिंग करने वाले, इस तरह के मिल बहुत हैं वहाँ। भरथना को लोग धान मिल भी कहते थे कि एक ज़माने में, कि भरथना क्या है, धान मिल है। बहुत अधिक धान मिलों का कस्बा है, इसलिए लोगों के पास अमूमन ज़्यादा पैसा होता था। तो नेचुरली बाज़ार भी डिपेंड करता है ग्राहकों पर। ग्राहक अमीर हैं तो बाज़ार भी अमीर होता है। तो आधुनिक फ़ैशन की चीज़ें हमारे भरथना में जल्दी आ जाया करती थी और मैं ठहरा फैशनेबल बालक। उस समय भी मैं बहुत फैशनेबल था। ये प्रवृत्ति मेरी आज भी है कि मुझे फ़ैशन अट्रैक्ट करती है, नई चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, गैजेट्स अट्रैक्ट करते हैं, एसेसरीज़ अट्रैक्ट करती हैं, घड़ियाँ, वॉचेस और नए तरह के कपड़े वगैरह, बैग, स्लिंग बैग जो आजकल होते हैं, या हैंड बैग, इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत आकर्षित करती हैं। स्टेशनरीज़, तमाम सारी चीज़ें। तो भरथना में ये सब चीज़ें मिल जाया करती थी। मैं अपने बचपन का एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहूँगा, बड़ा मज़ेदार है।
एक बार मैंने धर्म स्टेशनरी वाले थे, उनकी दुकान पर एक विल्सन का पेन देखा। इतना खूबसूरत पेन था वो, गोल्डन कैप का पेन था, कुछ अलग आकृति का था। मेरे पिता मुझे साल में 2 बार पेन दिया करते थे। प्रकाश कंपनी का एक पेन होता था, 1 रुपए का आता था उस ज़माने में। उन्हें कॉलेज से मिला करता था, कापियाँ जांचते थे। कॉलेज में लेक्चरर थे पिता, तो कॉपियाँ चेक करते थे। तो जब कॉपियाँ बच्चों की उन्हें चेक करने के लिए दी जाती थी, तो कॉलेज की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री एक पेन उन्हें मिलता था। वही पेन वो मुझे दे देते थे। अपना काम वो पुराने पेनों से चलाते रहते थे। तो हर साल मुझे 2 पेन मिलते थे, लेकिन दोनों बिल्कुल एक से होते थे, कलर का फ़र्क होता था बस। लेकिन वही प्रकाश पेन मुझे मिला करता था। मैं उससे बोर हो गया था। फैशनेबल बालक, एक ही तरह का पेन साल में 2 बार मिल जाए तो उससे कोई उसे विशेष प्रसन्नता हासिल नहीं होती है। तो विल्सन का वो पेन जो है वो 7 रुपए का था। 7 रुपए जोड़े मैंने। बाज़ार जाता था, सामान लाने के लिए पैसे मिलते थे, तो थोड़े थोड़े करके मैंने बचाए। कोई मुझसे हिसाब नहीं लेता था जब बाज़ार से मैं लौटता था। ये बात थी मेरे ख्याल से जब मैं कक्षा 7 या 8 में पढ़ता था। 1966 की बात थी शायद। तो एक दिन मैंने, इतने पैसे मेरे पास हो गए, 7 रुपए हो गए, तो मैंने वो 7 रुपए का पेन ख़रीद लिया। फिर उस पेन को सड़क पर गिराकर उसमें धूल मिट्टी लगाई, डिब्बा उसका फेंक दिया। बहुत सुंदर डिब्बा भी था, फेंकने में बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन फेंक दिया। वो पेन जेब में लेके मैं घर आया और पिता से मैंने कहा कि मुझे सड़क पर पड़ा मिला है। एक गली थी जिसको कन्हैया लाल की गली कहते थे। कन्हैया लाल अर्जी नवीस उस गली में रहते थे, बड़े आदमी थे, तो उन्हीं के नाम से वो गली फेमस थी। तो पिताजी से मैंने कहा कि कन्हैया लाल की गली में मुझे ये पेन पड़ा मिला है, और उसको मैंने धो पोंछ कर, सुंदर बढ़िया पेन, नया पेन तो था ही। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं। हालांकि मेरी ये गलतफहमी थी, यदि मैं पिता से कहता कि 7 रुपए का पेन मुझे ख़रीदना है तो मेरे पिता ज़रूर ख़रीद देते, लेकिन मैं फालतू में ही डर रहा था। एनीवे, वो पेन जो है वो मैंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। उस पेन से लिखना शुरू कर दिया। बेहद खूबसूरत पेन था, बड़ी खूबसूरत लिखाई थी। लेकिन वो जो डिब्बा मैंने फेंका था गली में, मेरा मन उस डिब्बे पे अटका रहा। मैं शाम को फिर उस गली से निकला तो वो डिब्बा वहीं पड़ा हुआ था किनारे की गली में। तो मैंने वो डिब्बा उठा लिया और डिब्बे को भी धो पोंछ के अपने साथ घर में रख लिया, छुपा के रख लिया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि पिता ने मेरी किताबें चेक की, मेरे नोट्स देखे, तो उन्हें वो डिब्बा मिल गया। उस पर विल्सन चमकदार गोल्डन अक्षरों में लिखा हुआ था, और नीचे लिखा हुआ था 1 पीस फाउंटेन पेन, ये लिखा हुआ था। और किस्मत की बात ये कि उस डिब्बे पर उस पेन की फ़ोटो भी बनी हुई थी। पिताजी ने देखा तो वो समझ गए, मुस्कुराए, मुझे बुलाया, कहा कन्हैया लाल की गली में जो पेन मिला था वो कहाँ है? मैंने कहा ये रहा। मुझे क्या पता कि वो डिब्बा पा गए हम। पिताजी ने कहा इसे डिब्बे में रख लो तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। और कितने में ख़रीदा ये बताओ। अब झूठ बोलने का कोई चारा नहीं था। मैंने बताया, बड़े उदास भाव से मैंने बताया। मुझे लगा अब डांट पड़ेगी, मार पड़ सकती थी। हालांकि मैं पिटा कभी नहीं जीवन में, तो मुझे लगा कि अब डांट पड़ेगी। पिता ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे कह देते, मैं तुम्हें 7 रुपए दे देता। चलो आगे तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो, कितने भी पैसे की हो, तो मुझे बताओगे, अपने आप नहीं लाओगे, और लाओगे तो पूछ के लाओगे कि पिताजी मुझे पेन ख़रीदना है, 7 रुपए मेरे पास हैं और मैं ये ख़रीद लूँ, इस तरह कहोगे तुम। तो बड़े प्यार से उन्होंने मुझे समझा दिया और मेरी समझ में आ गया। लेकिन इस बीच में एक बड़ी मज़ेदार बात भी हुई। इस सब होने में पिताजी को पेन का डिब्बा मिलने में करीब 15 दिन लगे। मेरा छोटा भाई जो कि 3-4 साल का था, मेरे ख्याल से 1966 की बात नहीं होगी, 68 की बात होगी, 3-4 साल का था भाई। तो वो ये बोला, जब ये भेद खुल गया तो वो खूब हंसा और मुझे चिढ़ाया
और फिर मुझसे कहा कि कन्हैयालाल की गली से मैं भी निकलता था तो मैं ज़मीन में आंखें गड़ा के निकलता था कि शायद एक पेन मुझे भी मिल जाए। जब भैया को मिल गया है तो हो सकता है यहाँ कुछ पड़ा मिल जाए मुझे भी। तो मैं उस गली से आंखें ज़मीन में गड़ा कर ही निकलता था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। आपको तो इतना बढ़िया पेन मिल गया। फिर वो खूब हंसा और उसने मुझे खूब चिढ़ाया। और कन्हैयालाल वाली गली की घटना इतनी प्रसिद्ध हो गई कि जब मैं नया कुछ ख़रीदता था तो पिताजी कहते थे कि कन्हैयालाल वाली गली में तो पड़ी नहीं मिली ये चीज़। तो खैर ये तो बचपन की बात हुई। मैं भरथना लौट आया इलाहाबाद से भरथना लौटा पत्नी के पास। पत्नी जो जाते समय बहुत उदास थी, बहुत रोई भी थी। वो थोड़ी सी उनको राहत मिली, लेकिन वो राहत बड़ी टेम्परेरी थी, क्योंकि वो पत्र आने वाला था इलाहाबाद से कि मेरा एडमिशन फ़लाने कोर्स में हो गया है। और ये पत्र मुझे मेरी पत्नी से दूर ले जाने वाला था, क्योंकि इलाहाबाद में पत्नी को साथ में रख कर पढ़ने की बात तो मैं सोच ही नहीं सकता था। हालांकि मुझे स्कॉलरशिप मिलता था, 100 रुपये महीने का स्कॉलरशिप मुझे मिलता था। उस ज़माने में 100 रुपये बहुत होते थे। तो फिर भी पत्नी को रख कर वहाँ पढ़ने की बात मैं नहीं सोच सकता था, क्योंकि मेरे माता पिता मुझे सुनाते रहते थे कि माता पिता की सेवा के लिए ही पत्नी होती हैं, खुद तो ज़िंदगी भर साथ रहना ही है, अभी जितनी सेवा कर लें सास ससुर की उतना ही अच्छा है। तो ये सब बातें सुनते सुनते मेरे संस्कार ये पड़े थे कि पत्नी माता पिता की सेवा के लिए होती हैं, तो मैं अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। और ये बात हम लोगों को बड़ी ही दुखद थी, क्योंकि हम दोनों लोग शादी होते ही एक दूसरे के प्रति इतने अधिक प्रेम में पड़ गए थे कि क्या कोई प्रेमी प्रेमिका आपस में प्रेम करते होंगे जितना हम पति पत्नी आपस में करने लगे थे। तो दूर होने की कल्पना ही बड़ी ही सालने वाली थी, बड़ी ही कष्टकारक थी, बड़ी ही पीड़ादायक थी। तो पत्नी थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं माता पिता के पास भी बैठता था, पढ़ता भी था, ये सारे काम करते हुए मेरी पीड़ा थोड़ी बटी रहती थी, लेकिन पत्नी घर के काम करती थी, माता पिता की सेवा करती थी, और सदैव विरह वेदना उनको कचोटती रहती थी कि मैं बहुत जल्दी ही इलाहाबाद जाने वाला हूँ और फिर देखो कब आना हो पाएगा, कब आया करूँगा। हालांकि मैं जब इलाहाबाद गया तो मैं हर 15 दिन बाद घर आता था और 10-12 दिन घर रहकर जाता था। किताबें साथ लाता था, पढ़ता था, पढ़ने से कंप्रोमाइज़ मैंने कभी नहीं किया, पढ़ता था और उसके बाद फिर इलाहाबाद लौट जाता था। तूफ़ान एक्सप्रेस से आता था, तूफ़ान एक्सप्रेस से ही वापस जाता था। तो मेरी पत्नी मजाक में एक गाना गाती थी, तूफ़ान को आना है, तूफ़ान को जाना है, आकर चले जाना है। एक गाना है ना, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। उसी में ये लाइनें आती हैं, तूफ़ान को आना है, तूफ़ान को जाना है, ये लाइनें उसमें आती हैं। तो वो मेरे जीवन पर ये लाइनें चरितार्थ होती थी। तो 10-15 मिनट का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त करता हूँ। इलाहाबाद की चर्चा करते रहेंगे, उसके साथ साथ बहुत सी बातें बताएंगे जिन बातों से आपको मनोरंजन भी होगा और जिनसे आपको ज्ञानार्जन भी होगा। इंतज़ार करते रहिए। अब एपिसोड जो है आपको प्रतिदिन सुबह मिल जाया करेंगे। अभी तो बनाना शुरू किए हम, थोड़े स्टॉक में हो जाएंगे तो मुझे इनको शेड्यूल करना आसान हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।